चलो, आर यू रेडी गाइज? चलिए शुरू करते हैं। आज हमको नया चैप्टर शुरू करना है। लेट्स गो। ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज सबको क्लियरली आ रही है? इको हो रहा है क्या? कहां से? हेलो हेलो हेलो। श्योर, स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, फोकस कीजिएगा अच्छे से। लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज। ओके, लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा। एवरीबॉडी प्लीज टेल। सर मैं सीए बन गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया, यस, शानदार। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो लेक्चर के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लाइव स्ट्रीम में जितने लोग, इको क्यों हो रहा है? हेलो हेलो हेलो। इधर से वायर इधर गया। अच्छा, ये रीजन है इको का। हेलो हेलो हेलो, अब ठीक है? अब आ रहा है प्रॉपर? हेलो हेलो हेलो। अब नहीं आ रहा होगा इको? हेलो 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 हेलो। सो हेलो हेलो हेलो, अब आ रहा है इको? जीवन में चलता रहता है। सही गया। ही वायर कुठे गेली? इन गेली का तिथे? ठीक है, चलेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, फोकस कीजिएगा अच्छे तरीके से। हाँ, एक तुम पे लाइव नहीं किया? चल स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, हो गया। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कल का जो लेक्चर था, लाइव स्ट्रीम वालों को मेंशन कर दूं, कल का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। दरवाजा लगा लीजिए दोनों के दोनों, ये भी और वो भी। लाइव स्ट्रीम का कल का जो लेक्चर था वो बेसिकली हमने रिकॉर्ड तो कर लिया लाइव स्ट्रीम वालों, बट उसके अंदर ऑडियो के इश्यू होने की वजह से वो लेक्चर हम आपको नहीं दे पा रहे। तो मैं लास्ट फास्ट ट्रैक बैच के अंदर जो लेक्चर अवेलेबल है वो लेक्चर आपको दे रहा हूं, और वो आज शाम तक या कल सवेरे तक अपलोड हो जाएगा। तो उस लेक्चर को आपको देखना है। अमेंडमेंट वाइज उसके अंदर कोई अमेंडमेंट या चेंजेस नहीं है, वो स्पेसिफिकली चार्जेस ऑन एसेट का ही स्पेसिफिक लेक्चर है, तो उसके अंदर आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चल। क्या हुआ? अभी भी आवाज आ रही है? इको हो रहा है? डबल आवाज आ रही है? जीवन में क्या चल रहा है? चलो, इसमें से इसमें गया, ठीक है, इसमें से इनपुट इसमें है, ठीक है। चलो, दो दो आवाज। प्रोजेक्टर की आवाज बंद करो। आईएस प्रोजेक्टर की आवाज है, प्रोजेक्टर से आवाज कमी करो। हाँ, इधर के भी प्रोजेक्टर का बंद करो। हाँ, अब आ रही है आवाज डबल? अब नहीं आ रही है ना? प्रोजेक्टर का ही था। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, टाइम पास नहीं। सबसे पहली बात, सभी सेक्शंस मुझे एक बार लाइन से बोलिए, धनाधन धनाधन, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो।
आज हम प्रोस्पेक्टस चैप्टर शुरू करने वाले हैं, तो इसलिए पहले तो फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के सभी सेक्शंस बोलिएगा। सेक्शन नंबर 3 किसका है बोले बाद उसे फॉर्मेशन, 4 MOA, 5 AOA, 6 एक्ट टू ओवरराइड, 7 इनकॉर्पोरेशन, 8 NPO, 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 10 इफेक्ट ऑफ MOA AOA, 11 नहीं है, 10 है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, 13 अमेंडमेंट ऑफ MOA, 14 अमेंडमेंट ऑफ AOA, 15 अमेंडमेंट कॉपी, 16 नेम, 17 inspection, 18 conversion, 19 subsidiary shall not hold shares in holding company, and 20 service, 21 authentication, 22 bill of exchange and promissory note। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। फिर मैं साथ में आपको मेंशन करना चाहूंगा चार्जेस ऑन असेट, ठीक है। एक बार चार्जेस ऑन असेट के सेक्शन बोल दो। 77 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी, 78 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय होल्डर, 79 changes in charge, 80 knowledge, 81 register by ROC, 82 satisfaction of charge by company, 83 satisfaction of charge by holder, 84 liquidator, 85 register by company, 86 contravention, 87 powers। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना। साथ में CHGs मुझे बोल दीजिए ई फॉर्म। CHG फॉर्म नंबर 1 registration of charge by company, CHG2 certificate of charge to company, CHG3 certificate to holder, CHG4 satisfaction of charge by company, CHG5 satisfaction of charge by ROC holder या certificate of charge भी कह सकते हैं, CHG6 liquidator, CHG7 नहीं है, रजिस्टर का है क्योंकि, CHG8 condonation of delays and CHG9 registration of charge by होल्डर। क्लियर है सब? एक बार सभी CHGs और चार्जेस के सेक्शंस और ई फॉर्म्स रीड कर लो। इमीडिएटली हम प्रोस्पेक्टस चैप्टर के ऊपर शिफ्ट होने वाले। गो फॉर इट फास्ट। एक बार सभी की सभी रीड कर लो फास्ट। चल रीडिंग हो गया सबका? एवरीबॉडी यस और नो? ओके, सो अगर अब रीडिंग हो गया है तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, बिकॉज अभी हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर नियरली हमें 20 सेक्शंस देखने हैं। कितने सेक्शंस देखने बोले एक बार? 20। सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। मुझे तो प्रोस्पेक्टस चैप्टर कहां से कहां तक है बच्चों? सेक्शन नंबर 23 से लेके सेक्शन नंबर 42। हर चैप्टर शुरू करने के पहले हम उस चैप्टर के क्या याद कर लेते हैं बोले एक बार? सेक्शन। ठीक है, तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक काम करना, कल ये जो टेबल है ना और इधर खिसका लेना, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। ओके, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से, अदरवाइज समझना मुश्किल है। रेडी, लेट्स गो नाउ। सबसे पहली बात, प्रोस्पेक्टस चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नई चीज है।
बेसिकली अगर आपने पहले ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता ही है, पर प्रोस्पेक्टस ये वर्ड की शुरुआत जो होती है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से किया था, जो बचपन में आपने पढ़ा था, इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू क्या लिखवा दो सर? ऑफर। मतलब आप जिस किसी भी पर्सन को नॉर्मली ऑफर करते हो कि भैया कंपनी के शेयर्स में आके सब्सक्रिप्शन ले या कंपनी के शेयर्स में आके इन्वेस्ट करे, उसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं? इन्विटेशन टू क्या लिखवा दो सर? ऑफर। अब जब जब हम इन्विटेशन टू ऑफर की बात करते हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा, उसके लिए सबसे पहले हमको प्रोस्पेक्टस को समझना पड़ता है कि बेसिकली एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टस होता क्या है या प्रोस्पेक्टस किस प्रकार से वर्क करता है। तो मैं शुरू करता हूं। सेक्शन है 23 से लेकर सेक्शन नंबर 42। सो सबसे पहले आपको समझना पड़ता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इश्यूज जिनके लिए प्रोस्पेक्टस देना जरूरी है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इश्यूज जिनके लिए प्रोस्पेक्टस देना जरूरी है? तो हमारे इसमें 3 इश्यूज कवर किए जाते हैं। सेक्शन नंबर 23 डील्स विद द काइंड्स ऑफ इशू। काइंड्स ऑफ क्या लिखवा दो से? इशू। सेक्शन नंबर 28 डील्स विद द वन टाइप ऑफ इशू दैट इज ऑफर फॉर सेल, जिसे ओएफएस कहते हैं। एंड सेक्शन नंबर 42 डील्स विद वन काइंड्स ऑफ इशू दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड क्या लिखवा दो से? प्राइवेट प्लेसमेंट। टू टेल यू फ्रैंकली, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में है सेक्शन 20 ही, बीसी सेक्शन है, पर आप एक चीज को याद रखना कि इसके सेक्शन बहुत जंबल्ड है, ठीक है, बहुत अलग टाइप के सेक्शंस है। जैसे आप शेयर कैपिटल डिबेंचर में लाइन से याद कर सकते थे, लाइन से चार्ट बनता था, वैसे प्रोस्पेक्टस का लाइन से नहीं बनेगा। पहले 3 सेक्शन में आपको समझ में आया होगा कि 3 एट रैंडम उठाए गए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जिसमें से पहला कौन सा है बोले एक बार उसे? काइंड्स ऑफ इशू। 28 क्या है? ऑफर फॉर सेल। एंड 42 क्या है बोले एक बार? प्राइवेट प्लेसमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनना। फिर ये जितने भी टाइप के इशू है, इन सभी टाइप के इशू के लिए लगता है ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या लगता है बोले एक बार उसे? ऑफर डॉक्यूमेंट। सो all these kinds of issue requires offer document. Offer document is actually a main term. मतलब हम जब कहते हैं कि prospectus allotment of share, तो मैं ये कह सकता हूं कि prospectus is actually a sub category. prospectus ही कोई मेन कैटेगरी नहीं है। ऑफर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज मेन कैटेगरी, जिसका सब कैटेगरी prospectus आता है, जिसका सब कैटेगरी रेड हेरिंग prospectus आता है, जिसका सब कैटेगरी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट आता है, जिसका सब कैटेगरी अब्रीच प्रोस्पेक्टस आता है। सो मेन वर्ड जो है, मेन टर्म जो है, उसे क्या कहा जाता है बोले बाद उसे? ऑफर डॉक्यूमेंट। और इसका जो मीनिंग है वो दिया गया है सेक्शन 25 में। कौन सा सेक्शन में दिया बोले बाद उसे? 25। और इस ऑफर डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है, क्या बोले बाद उसे? कंटेंट, वो दिया गया है सेक्शन नंबर 26 में। सेक्शन 26 में इसका क्या दिया है बोले बाद उसे? कंटेंट। और इस कंटेंट को कभी अगर आपको चेंज करना है या वेरिएशन करना है इस कंटेंट के अंदर, चेंज या फिर क्या लिख बात उसे? वेरिएशन करना है, वो दिया है सेक्शन 27 में। वो कौन सा सेक्शन में दिया है बोले बात उसे? 27। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो एक बार मुझे बोल के बताइए। इश्यूज कितने हैं? 3। पहला, दूसरा ऑफर फॉर सेल, और तीसरा कौन सा? प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद में उसके बाद में ऑफर डॉक्यूमेंट का सेक्शन 25, उसका कंटेंट 26 और उसका वेरिएशन 27। समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। नाउ अगर ये वाला सिचुएशन इस प्रकार से है, तो फिर हम देखते हैं कि इन ऑफर डॉक्यूमेंट या प्रोस्पेक्टस के टाइप्स कितने हो सकते हैं। ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइप्स, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट? तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर। सबसे पहला ऑफर डॉक्यूमेंट का जो टाइप आता है वो आप देखोगे बेसिकली सेक्शन नंबर 30, जिसे कहा जाता है एडवर्टीजमेंट। जिसे क्या कहा जाता है बोले एक बार उसे? एडवर्टीजमेंट। सेक्शन नंबर कौन सा है? जोर से बोले एक बार? 30। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसे क्या कहा जाता है बोले एक बार? एडवर्टीजमेंट। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 31। 31 में कौन सा प्रोस्पेक्टस है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस बोले एक बार? शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जिसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी कहा जाएगा। जिसको क्या कहा जाएगा बोले एक बार उसे? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। समझ में आ रहा है? सो शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये एक कैटेगरी हो गया। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 32 आता है, जिसे हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस।
रेड हेरिंग क्या लिखा उसे प्रोस्पेक्टस। और चौथा कैटेगरी जो आता है उसे कहा जाता है अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन नंबर 33। कौन सा लिखवा दो उसे अब्रीज्ड, ठीक है। पर आपने याद रखना है सेक्शन 30 डिलीटेड है, अब्रीज प्रोस्पेक्टस का भी 33 डिलीटेड है, तो दो ही सेक्शन आपको इसमें से याद रखना है। कौन कौन सा बोले एक बार, 31 एंड 32। 31 किसका है शेल्फ एंड 32 किसका है रेड हेरिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो यस और नो। आइडिया क्लियर हो रहा है सबको, एवरीबॉडी यस और नो। एक बार मुझे सभी बोलो, पहले इश्यूज कितने, 3। पहला काइंस, दूसरा सेक्शन नंबर कौन सा 23, दूसरा ऑफर फॉर सेल सेक्शन नंबर 28, तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42। क्लियर है कंसेप्ट। फिर उसके बाद में दूसरा वाला ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर 25, उसका कंटेंट 26, उसका वेरिएशन 27। फिर ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइप्स, ठीक है, उसके अंदर पहला 30 एडवर्टीजमेंट जो नहीं है, 31 शेल्फ जो है, 32 रेड हेरिंग जो है, और 33 अवरेज जो एप्लीकेबल है क्या नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो सुनो। ये होने के बाद में अगली चीज आती है इशू का कंप्लीशन। बहुत अच्छे से ध्यान देते रहना, अगली चीज क्या आती है बोले के बाद उसे इशू का कंप्लीशन। और इशू का कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 3 सेक्शंस हमको दिए जाएंगे। सिक्योरिटीज इशू करने के बाद पहले उनको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो डीमैट का सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 29। डीमैट का सेक्शन कौन सा बोले एक बार है 29। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटीज कन्वर्ट करके आप उनको अलॉट करोगे। क्या करोगे बोले एक बार उसे अलॉट। तो अलॉटमेंट का सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 39। सो 29 एंड 39, ठीक है, 10 का डिफरेंस है। और अलॉट करने के बाद इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा एक बार लिस्टिंग। लिस्टिंग के साथ अंडर राइटिंग भी इसकी के अंदर कवर किया जाता है। सो उसका सेक्शन नंबर है 40। मतलब याद रखना आसान, 29 से 39, 39 के बाद 40। क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो यस और नो। याद आइडिया क्लियर हो रहा है। सो 29 किसका है डिमांड, अलॉटमेंट 39 एंड लिस्टिंग 40। ठीक है, एक बार वापस से बोलिए। इश्यूज के अंदर काइंड्स 23, दूसरा ऑफर फॉर सेल 28, और तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट 42। उसके नीचे ऑफर डॉक्यूमेंट 25, कंटेंट एंड 27। उसके नीचे टाइप्स 30, 31, 32, 33, जिसमें से काम के कौन है 31, 32। 31 में शेल्फ और 32 में रेड हेरिंग। क्लियर है। उसके नीचे आए क्या देखा हमने, कंप्लीशन ऑफ इशू, उसके अंदर डिमटेरियलाइजेशन 29, फिर अलॉटमेंट 39 एंड लिस्टिंग 40। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो सुनो। अब ये पूरे के पूरे चैप्टर में सिक्योरिटीज वगैरह इशू करते वक्त कभी कॉन्ट्रावेंशन हो गया, क्या हो गया बोले एक बार उसे कॉन्ट्रावेंशन। पूरे चैप्टर में सिक्योरिटीज इशू वर्क करते वक्त कभी अगर कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो कॉन्ट्रावेंशन के लिए अलग सेक्शंस आते हैं। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। सेक्शन नंबर 34 में आते हैं क्रिमिनल कॉन्ट्रावेंशन। कौन से कॉन्ट्रावेंशन बोले एक बार क्रिमिनल। सेक्शन नंबर 35 में आते हैं सिविल कॉन्ट्रावेंशन। सेक्शन नंबर 36 में आते हैं इंड्यूसमेंट्स। इंड्यूस करना मतलब लोअर करना, मोटिवेट करना, या उसको चाल में साजिश में फंसाना। क्लियर कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट। फिर सेक्शन नंबर 37 में एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, एक्शन बाय विक्टिम, ये आप कह सकते हो। एंड फिर आता है सेक्शन नंबर 38 इफेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, पर 38 आपको एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। सो मेन सेक्शन कौन सा है 34 में क्रिमिनल, 35 में सिविल, 36 में इंड्यूसमेंट, 37 में एक्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलिए सर नो। और 38 आपको एप्लीकेबल है क्या नहीं। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है पक्का क्या कह रहा हूं। चल एक बार पूरा चार्ट बोलिए। काइंड्स 23, ऑफर फॉर सेल 28, प्राइवेट प्लेसमेंट 42, नेक्स्ट ऑफर डॉक्यूमेंट 25, कंटेंट 26, चेंज 27, नेक्स्ट वाला टाइप्स। टाइप्स में कौन कौन सा है 31 एंड 32, जिसके अंदर क्या क्या आता है शेल्फ एंड रेड हेरिंग। बाकी 30 एंड 33 एप्लीकेबल है क्या नहीं। फिर नीचे
कंप्लीशन के अंदर डिमेटलाइजेशन 29, 39 में अलॉटमेंट, 40 में लिस्टिंग। यहां तक आइडिया क्लियर है। और फिर उसके बाद में नीचे आए, हमने क्या देखा, कॉन्ट्रावेंशन। 34 में क्रिमिनल, 35 में सिविल, 36 में इंड्यूसमेंट, 37 में एक्शन, 38 एप्लीकेबल है क्या, नहीं। अब ये पूरा कच्चा चिट्ठा जरा लाइन से लेके देखते हैं, ठीक है, लेट्स गो। 23 किसका है, सब जन बोलेंगे काइंड। 24 किसका है, नहीं है, क्योंकि ये पावर्स ऑफ सेबी और ये आपको एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए पढ़ाई ही नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। 25 किसका है, ऑफर डॉक्यूमेंट। 26 कंटेंट। 27 वेरिएशन। हालांकि 27 आपका पढ़ना हो चुका है, ऑब्जेक्ट क्लॉज अल्टरेशन के साथ में मैंने आपको 27 पढ़ा दिया था, याद है। वो रिफंड मांगते हैं जिनको पसंद नहीं है, 25% मैक्सिमम, हाँ है ना, तो ये हो चुका है। 28 किसका है, ऑफर फॉर सेल। 29 डीमैट। 29 39 डीमैट अलॉटमेंट, हाँ है ना। उसके बाद में 30 है क्या, नहीं। 31 है क्या, शेल्फ। 32 रेड एयरिंग। 33 है क्या, नहीं। 34 क्रिमिनल। 35 सिविल। 36 इंड्यूसमेंट, बोलो बोलो बोलो। 37 एक्शन। 38 एप्लीकेबल है क्या, नहीं। फिर 29 से 39 अलॉटमेंट, एंड 40 के अंदर क्या है, लिस्टिंग। 41 अगेन डिलीटेड है, एडीआर जीडीआर का। एंड 42 क्या क्या है, बोले एक बार, प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो देखो जो डिलीटेड है वही मैंने आपको नहीं पढ़ा है, वो छोड़ दो, तो जितने चार्ट में कवर्ड है वही सिर्फ आपको एप्लीकेबल है। समझ में आया बच्चों, पक्का? एवरीबॉडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, बोलो हाँ है ना। चलो मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। सो मैं इसको डिवाइड करके साइड में लेता हूं, पहले याद कर लीजिए प्रॉपरली, याद होने के बाद ही कृपया लिखिएगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर इट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया और सबको याद हो गया। लास्ट लेक्चर लाइव स्ट्रीम में ऑडियो की वजह से वो डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि उसमें ऑडियो ही नहीं आ रहा था, तो ये आजकल में अपलोड कर देंगे लास्ट फास्ट ट्रैक बैच का, कोई उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं है, तो आप आसानी से उसको देख सकते हो, ठीक है, चलेगा। लाइव स्ट्रीम में समझ में आएगा, कमेंट कीजिएगा प्लीज। याद करके ही लिखना कृपया, और कहां लिखना है, प्रोस्पेक्टस चैप्टर के अंदर आपको पेज नंबर मिलेगा कौन सा, 3.3 के ऊपर।
डन एवरीबॉडी? लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया? कंफर्म कीजिए प्लीज। डन? कितने लोगों का बाकी हाथ रेस को एक बार? ओके, डू इट, 5 मिनट्स मैक्स। हो गया सबका? डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना? चल आगे बढ़ रहा हूं मैं पक्का। एक बार मुझे सभी सेक्शंस के नाम बोल दो फटाफट। 23 किसका है बोले एक बार उसे? काइंड्स। 24 पावर्स। 25 कंटेंट, सॉरी ऑफर डॉक्यूमेंट। 26 कंटेंट। 27 वेरिएशन। 28 ऑफर फॉर सेल। 29 डीमैट। 30 एडवर्टीजमेंट। 31 शेल्फ। 32 रेड हेरिंग। 33 नहीं है। 34 क्रिमिनल। 35 सिविल। 36 इंड्यूसमेंट। 37 एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। 38 नहीं है। 39 अलॉटमेंट। 40 लिस्टिंग। 41 एडीआर जेडीआर डिलीटेड है और 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। सबसे पहले हम शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ इशू के साथ। रेडी? लेट्स गो। चलो ओके ना, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, तो जाकर समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेट्स गो। ओके ओके, पेज नंबर आ जाइए आप 3.5 के ऊपर। सबसे पहले आपको काइंड्स ऑफ इशू समझा देते हैं कि कितने टाइप्स के इशू होते हैं और किस प्रकार हमको इन इश्यूज को देखना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट थिंग, 3 टाइप के इशू आपको नॉर्मली करने पड़ते हैं कंपनी में। फर्स्ट इज कॉल्ड एज पब्लिक इशू, सेकंड इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट एंड थर्ड इज कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स इशू।
पब्लिक इशू में दो टाइप के इशू होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर दो इशू होते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल इशू और दूसरा होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब तुमने शार्क टैंक जब देखा है तो शार्क टैंक इज अ काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ये चीज आप सिर्फ क्यूआईबी को कर सकते हो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को कर सकते हो। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होता है पता है? नॉर्मली गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन्वेस्टर्स, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि एलआईसी, जीआईसी, उसके बाद में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सभी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, ये जितने भी गवर्नमेंट के अप्रूव्ड लोग हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, मल्टीलैटरल बायलैटरल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, इन सबको हम क्या कहते हैं बोले एक बार? क्यूआईबी, दैट इज अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो बेसिकली प्रेफरेंशियल इशू इज द फर्स्ट इशू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज द सेकंड इशू इन अ प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर आता है स्टेक होल्डर्स इशू। कौन सा इशू बोले एक बार? जैसे स्टेक होल्डर। व्हाट इज द स्टेक होल्डर? बोलो, व्हाट इज स्टेक होल्डर? शेयर होल्डर इज स्टेक होल्डर? हाँ, नो सर, यस सर, कौन सा वाला? नो सर, बोलो ना, लोगों सोचने दो। क्या पूरा इंटर खत्म होता है जीवन के अंदर, तुमको अभी सोचना है स्टेक होल्डर मतलब क्या है? भिखारी लोगों। स्टेक होल्डर मतलब जिसका स्टेक कंपनी में है, मतलब जिसके पैसे कंपनी में अटके हैं। किस किस के पैसे अटके हैं? शेयर होल्डर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज अगर सैलरी नहीं मिली तो, गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं मिला तो, ये सब कौन है? जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो क्या? ये खाने में कुछ खा लिया ऐसे डीजी हो गया है दिमाग के, देंगे सर अभी देखेंगे जीवन में। तो स्टेक होल्डर का इशू मतलब एग्जिस्टिंग, जो आज जिसके पैसे कंपनी में अटके हैं उसका इशू। जैसे शेयर होल्डर को आप इशू करो तो उसे कहा जाता है राइट इशू, ठीक है। आप अगर शेयर होल्डर को ही फर्दर इशू करो फ्री ऑफ कॉस्ट तो बोनस इशू। आप अगर करो एम्प्लॉइज को तो ईसॉस ईएसपीएस, स्वेड इक्विटी शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वापस इशू करो तो फर्दर पब्लिक ऑफर कहा जाता है ना, बोलो हाँ है ना। सो दीज आर द इशू, राइट इशू, बोनस इशू, ईसॉस ईएसपीएस, दीज आर द इश्यूज कॉल्ड एज इश्यूज टू द स्टेक होल्डर। तो सेक्शन नंबर 23 कहता है इन सभी टाइप के इश्यूज के लिए आपको प्रोस्पेक्टस देना जरूरी है। आपको क्या देना जरूरी है? प्रोस्पेक्टस। इशू चाहे जो भी रहे देना जरूरी है प्रोस्पेक्टस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। तो ये चीज को आपने याद रखना। तो इसके लिए नीचे प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन भी दिया है हमने 2 सबसेक्शन 70 वाला, बहुत अच्छे से पढ़ना। प्रोस्पेक्टस मीन्स, व्हाट डू यू मीन्स? अच्छा, ट्रांसलेशन नहीं पूछा मैं, नालायक, मीनिंग पूछा। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस मीन्स? मीन्स आपको होता है मीन्स और इंक्लूड वर्ड के बीच का डिफरेंस बताया था मैंने। मीन्स अलग होता है, इंक्लूड अलग होता है, कुछ याद आया? मीन्स मतलब इसके बाद में जो लिखा है उतना ही प्रोस्पेक्टस में आएगा। इंक्लूड मतलब जो है वो तो है ही और हम इंक्लूड कर रहे हैं। क्लियर है? तो प्रोस्पेक्टस वर्ड का यूज किया है मीन। एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोस्पेक्टस करके इशू किया गया है। इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32, शेल प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31, नोटिस सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स एंड फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। सिंपल डेफिनेशन है। प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, इंक्लूडिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, दूसरा कौन सा? शेल प्रोस्पेक्टस, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक से इन्विटेशन ला रहा है पब्लिक ऑफर का। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। डेफिनेशन एकदम वाहियात है, एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है। तो आ जाइए सेक्शन 25 के ऊपर। सेक्शन 25 किसका बोल उसे? डीम प्रोस्पेक्ट। नया सेक्शन कह क्या रहा है, बड़े अच्छे से ध्यान देना। डीम प्रोस्पेक्टस सेक्शन का एक ही कहना है, ठीक है। बोले जब जब कंपनी इन्वेस्टर को ऑफर देती है, जब जब कंपनी इन्वेस्टर को क्या देती है? ऑफर। कंपनी ने इन्वेस्टर को ऑफर दिया कि हमको पैसा चाहिए, हमको क्या चाहिए बोले एक बार उसे? पैसा। इसके लिए बकायदा एक ड्राफ्टेड प्रोस्पेक्टस बनाए, एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट बनाए। आपको पता है एखादा प्रोस्पेक्टस अगर ड्राफ्ट करने बैठे तो 450-500 पेज का सिर्फ प्रोस्पेक्टस जाता है। तो एक ड्राफ्टेड आप प्रॉपर प्रोस्पेक्टस बना के दे रहे हो, या आप एक पेज के ऊपर लिख के दे रहे हो, सिर्फ एक फटा हुआ पेज लिया, उसके ऊपर लिखा चल पैसा निकाल,
और कंपनी को ऑफिशियल सील मार दिया और साइन कर दिया डायरेक्टर ने, तो बड़े गौर से सुनना, कोई भी ऐसा पर्ची, चिट्ठी, लव लेटर या कोई भी ऐसा पेज जिसके ऊपर लिखा है पैसा निकाल या पैसा चाहिए, अगर वो कंपनी के ऑफिशियल सील में और सिग्नेचर में आ रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाएगा? ऑफर डॉक्यूमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इट इज ए डीम्ड ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, बस यही चीज उन्हें बोले। तो देखो नीचे, ऑल एनैक्टमेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू कंटेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, लाइबिलिटी ऑफ द मिसस्टेटमेंट एक्सेट्रा सभी एप्लीकेबल हो जाएंगे डीम्ड प्रोस्पेक्टस को भी। मतलब जो प्रोस्पेक्टस को एप्लीकेबल होता है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस को भी होगा। तो साइड में एक नोट लिख के रखिए उसके, एनी पेज बुक और डॉक्यूमेंट, एनी पेज बुक और डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड और नॉट inviting money from the public is called as offer document, लिख लिया सबने? एवरीबडी यस और नो? चलो ये चीज को आपने याद रखना। और इसी के लिए ऊपर देखो आपके ऑफर डॉक्यूमेंट के डीम प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन दिए हैं। अब उन्होंने उसके अंदर वही बोला है कि एनी डॉक्यूमेंट जो पब्लिक से पैसा मांग रहा है, ठीक है, उसको सभी प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, लाइबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस वगैरह। अब इसके अंदर बहुत नॉर्मलाइज चीजें दी गई है कि क्या क्या देना है, पर इसमें कुछ खास बातें भी है, उसको मैं आपको जरा मार्क कर दूं। पहला, प्रिजम्पशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, normally the offer of securities or any of them of the sale or the public was made within 6 months of the allotment। ठीक है, कोई भी अगर आपने ऑफर दिया है 6 महीने विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में उसको ऑफर डॉक्यूमेंट बोला जा सकता है। कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी हैड नॉट बीन रिसीव्ड एट, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया है, बदले में आपको कोई पैसा आने वाला था, अभी तक नहीं भी मिला, तो भी उसको ऑफर डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भैया पैसा नहीं मिला तो ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं, ऑफर डॉक्यूमेंट फिर भी है। क्लियर है? नीचे उसके बाद बोला गया है कंटेंट ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस, कि भैया सेक्शन 26 का कंटेंट होना चाहिए। एनीवेज 26 हमको मालूम है किसका, बोले एक बार, कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिर उसके बाद में नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन होना चाहिए, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन होना चाहिए कि कहां पे ये डॉक्यूमेंट देखा जा सकता है, और सबसे खास बात स्टार मार्क करके रखिएगा इसको, 5 स्टार मार्क। ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करना चाहिए 2 डायरेक्टर्स ने, अगर कंपनी है तो, और अगर कोई फर्म है तो 1/2 ऑफ द पार्टनर्स ने। सर ये फर्म कहां से आया, फर्म कहां से आया सर, कंपनी से पड़ रहा है, बीच में फर्म घुसा दी। सर पागल समझ रहे हो हमको? कहां से आ गया ये फर्म और काय को आया? बोलो जरा, सोचो, बात को जरा समझना। एक मस्त एग्जांपल देता हूं। कोई भी यल पी है, क्या है? कोई भी यल पी है या कोई भी फर्म है, क्या है? फर्म जब बोलते हैं दैट इज अ पार्टनरशिप, LLP इज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इनके लाइफ में लग गए, LLP और फर्म के लाइफ में लग गए वाट। सो इनके लाइफ में अगर वाट लग गए तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि कभी जीवन में इनको पब्लिक इशू करना पड़े, बिजनेस बढ़ाना है तो। पर LLP और फर्म ये तो कभी पब्लिक इशू कर नहीं सकते ना, कैसे करेंगे? तो इनको सबसे पहले कांड करना पड़ता है। दे हैव टू गेट कन्वर्टेड टू कंपनी फर्स्ट, और जैसे ही ये कंपनी में कन्वर्ट होते हैं दे गोज फॉर द पब्लिक इशू। दे गोज फॉर कौन सा इशू बोले बार उसे? पब्लिक इशू। और ये जो ट्रांजिशन है ना कन्वर्जन का टू कंपनी एंड डायरेक्टली गोइंग फॉर पब्लिक इशू, ये हार्डली 20-30 दिन का होता है। हार्डली कितने दिन का होता है? 20-30 दिन कि कन्वर्ट हो गया और पब्लिक इशू कर दिया। तो थ्योरेटिकली प्रोसेस ऐसा है
थ्योरेटिकली प्रोसेस ऐसा है कि भाई यहां से निकले और फिर यहां पहुंचे, पर प्रैक्टिकली प्रोसेस ऐसा है सीधा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई एलएलपी या फर्म है जो कंपनी में कन्वर्ट होकर पब्लिक इशू कर रही है, उसको प्रोस्पेक्टस तो आज ही बनाना पड़ेगा, 5-6 महीने पहले। कन्वर्जन तो बाद में होने वाला है, और अगर प्रोस्पेक्टस आज बनाना है कन्वर्जन के पहले, तो साइन आज के पार्टनर्स ने करना चाहिए। तो आज के कितने पार्टनर्स ने साइन करना चाहिए? 1/2। पक्का समझ में आया है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो ऐसा ना। तो ये चीज को लिख के रखिए। सो ऐसे एलएलपी और फर्म के 1/2 मिनिमम पार्टनर्स शॉल साइन prospectus. सर लेक्चर सीए में इंटर के लिए एप्लीकेबल है क्या? हाँ बेटा, लाइव स्ट्रीम में। फास्ट ट्रैक में अदर लॉ भी कवर होगा? हाँ बेटा। कल का लेक्चर मैंने बोला ऑडियो प्रॉब्लम का जैसे अपलोड नहीं किया है, वो हमने डिस्कार्ड किया है। लास्ट टाइम का जो फास्ट ट्रैक लेक्चर है चार्जेस का, वो हम अपलोड कर देंगे। कोई अमेंडमेंट नहीं है, चेंज नहीं, आपको वही देखना है। कल हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया था पर उसमें ऑडियो ही नहीं आया है, ये फेस टू फेस के बच्चों की वजह से। इन्होंने वायर निकाल के रखा था बेटा, बहुत ही बेकार लोग है, क्या बताऊं मैं। चलो हो गया सबका? बोलो हाँ है ना। ये सर्दी और थ्रोट इन्फेक्शन, ऐसा लग रहा है दोनों अवयव गला और नाक निकाल के रख दूं। क्या मुश्किल होगा? मेरे को सुनाई दिया पीना मुश्किल हो जाएगा। तूने फेंका वही उसी इंटेंशन से था। हाँ चलो लेट्स गो, डन एवरीबॉडी। सो यहाँ पे आपका सेक्शन खत्म होता है। सेक्शन नंबर कौन सा बोले बाद उसे? 25। अब 25 के बाद में हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जा रहे हैं और नेक्स्ट सेक्शन नंबर है 26। ठीक है, और 26 सेक्शन नंबर के अंदर बोला गया है कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस की प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए ना। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। मैं आपको कुछ चीजें बोलता हूं जो आपने कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के साइड में लिख लेनी चाहिए। ठीक है, मैं बोलता हूं फटाफट फटाफट वो सब चीजें लिख के रखो, ये पूरा सेक्शन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो गो फॉर इट फास्ट। लिखना, द फॉलोइंग कंटेंट शॉल बी देयर इन द प्रोस्पेक्टस। Following content should be there in prospectus. First, it should be dated and signed. First, it should be dated and signed. Second, financial reports and information. Financial reports and information as per SEBI and CG. As per SEBI and CG. Third, financial report and information of last 5 years. Financial report and information of last 5 years. Fourth, expert's opinion. Expert's opinion. Expert's opinion and his consent. And his consent. Next, fifth, a signature of every person named therein. सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन नेम्ड देयरइन, हर एक पर्सन का नियरली सिग्नेचर रहेगा जिसका कंसेंट या नाम वहां पे लिखा हुआ है। सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन नेम्ड देयरइन।
नेक्स्ट, it should be valid for 90 days. It should be valid for 90 days. Next, compliance of various laws, declaration of compliance of laws, declaration of compliance of various laws, like SEBI SECRA, like SEBI, SCRA SECRA, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने, हाँ है ना? ओके, मुझे एक बात बताओ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग टाइप के सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस देना चलेगा, जरूरी है क्या? जोर से बोले एक बार, नहीं। अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग टाइप के सिक्योरिटीज दे रहे हो, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर को सेम टाइप के सिक्योरिटीज दे रहे हो, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं। इसके लिए ना एक मस्त डायग्राम दिया है इशू बाय कंपनीज का, थोड़ा कंसेप्चुअल डायग्राम है तो बड़े अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। रेडी, लेट्स गो, बात को समझिएगा। जब कंपनी फॉर्म हुई थी, ये बहुत कंसेप्चुअल है तो ध्यान देना। जब कंपनी फॉर्म हुई थी तो कंपनी ने 0th इशू किया था। 0th इशू मतलब नो इशू, सिर्फ 7 सब्सक्राइबर्स थे, 7 सब्सक्राइबर्स के साथ कंपनी बनी थी और बात खत्म हो गई थी, तब कोई इशू नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा फेस वैल्यू था, ठीक है, जो हमारा फेस वैल्यू था वो था 10 रुपीज। कितना था बोले एक बार उसे? 10 रुपीज। और ओरिजिनल जो शेयर होल्डर्स थे वही वहां पे एग्जिस्टिंग थे। फिर उसके बाद में हमने आईपीओ किया। देखो एग्जिस्टिंग 7 सब्सक्राइबर है तो ये आईपीओ नहीं है, ये सिर्फ कंपनी बनी है, यानी सब्सक्राइबर्स कहेंगे। पर बाद में हमने आईपीओ किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और हमने 10 रुपए का शेयर जो है फेस वैल्यू वाला वो हमने इशू किया। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर हमने क्या किया बोले एक बार उसे इशू किया। अब सवाल यह है कि जब 7 सब्सक्राइबर बने थे तो क्या ऑफर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था? तो हो सकता है कि उनको कोई छोटा मोटा ऑफर डॉक्यूमेंट 7 सब्सक्राइबर्स को दिया होगा। जब आप 10 रुपए वाला फेस वैल्यू वाला इशू कर रहे हो तो क्या ऑफर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? हाँ, क्योंकि आप पब्लिक को इशू कर रहे हो। किसको इशू कर रहे हो? पब्लिक। मतलब फर्स्ट टाइम किसी को भी सिक्योरिटीज दे रहे हो, भले ही वो सब्सक्राइबर रहे या भले ही पब्लिक रहे, दोनों जगह पे आपको ऑफर डॉक्यूमेंट लगेगा। ओडी रिक्वायर्ड, ओडी रिक्वायर्ड लिखा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सुनो, समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर ऐसा बात है कि इन 7 शेयर होल्डर्स को, ये पहले 7 शेयर होल्डर थे, अब यहां तो पब्लिक को इशू किया है, इन 7 शेयर होल्डर्स को हमने पब्लिक इशू में भी शेयर इशू किए। ये पब्लिक इशू चल रहा है ना, आईपीओ चल रहा है ना, तो इन 7 शेयर होल्डर को अगर पब्लिक इशू में भी हमने सेम शेयर्स दिए 10 रुपए वाले, जिसके लिए ऑलरेडी उनको ऑफर डॉक्यूमेंट लास्ट टाइम दिया था, अब मैं सेम शेयर होल्डर्स को, 7 शेयर होल्डर को सेम टाइप के शेयर वापस दे रहा हूं, तो क्या इनको सच में प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है वो तो ऑलरेडी उनको मालूम है ना, पिछले 5 साल के स्टेटमेंट इनको मालूम है, कंपनी कैसे चल रही है इनको मालूम है, इनका हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होता है उसमें उसको दिया जाता है। ऑब्वियसली कंपनी के मेंबर है तो वो वापस से इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो इनको प्रोस्पेक्टस दोबारा दूं क्यों? सो अगर 7 एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप वापस ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब वापस सेम टाइप के शेयर्स दे रहे हो जो उनके पास ऑलरेडी है 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, तो ऑफर डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां आपको ऑफर डॉक्यूमेंट देने की कोई भी जरूरत नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देखो अब इसका असर और क्या है, देखो आईपीओ में अब समझो हमने 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर दिया, कितना बोले एक बार? 10 रुपए। वापस से हम एफपीओ लेके आए, अदानी जैसा हम एफपीओ लेके आए, फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आए, ठीक है, और उसमें हमने और थर्ड पार्टीज को फर्दर पब्लिक ऑफर दिया, थर्ड पार्टीज को, और उसमें 2 टाइप के शेयर दिए, 50 रुपए फेस वैल्यू वाला और 10 रुपए फेस वैल्यू वाला। तो अब बात को समझना, जो आईपीओ हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, आईपीओ में कौन है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखो नए जो आए उनको तो ऑफर डॉक्यूमेंट देना है, ऑफर डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड ही है, पर जो एग्जिस्टिंग आईपीओ वाले जो शेयर होल्डर थे वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो गए, एफपीओ के वक्त तो वो एग्जिस्टिंग हो गए ना, बोलो हाँ है ना? तो ये शेयर होल्डर को जब आप वापस से सेम टाइप का शेयर दोगे 10 रुपए वाला, तो ऑफर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। 10 रुपए वाला दे रहे हो तो ऑफर डॉक्यूमेंट की जरूरत है क्या? नहीं। पर 50 रुपए वाला अगर आप दे रहे हो तो ऑफर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? सिंपल इक्वेशन है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सेम टाइप का सिक्योरिटीज दे रहे हो, प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिफरेंट टाइप का सिक्योरिटीज दे रहे हो या थर्ड पार्टी को सेम टाइप का शेयर दे रहे हो, दोनों केसेस में आपको प्रोस्पेक्टस लगेगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनो, ये चीज को याद रखना, ये सेंटेंस बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं होता। सो ओडी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इशूइंग एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। पर जहां पे भी नया सिक्योरिटी आया है या नया पर्सन आया है वहां प्रोस्पेक्टस जरूर लगेगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। इसको मैं अभी मेरे को एक चार्ट सूझा है इमीडिएटली, तो एक और तरीके के चार्ट से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो आ जाइए यहां पे,
आई नीड स्पेस, हाँ इधर ड्रॉ करते पहले यही लिख लेना, ऐसे मस्त डब्बा बनाने का, फिर उसके अंदर और डब्बे बनाने का, डब्बे में डब्बा, इधर लिखना एग्जिस्टिंग, इधर लिखना न्यू, इधर भी लिखना एग्जिस्टिंग, इधर लिखना न्यू। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इधर लिखना शेयर होल्डर्स, इधर लिखना सिक्योरिटीज। सब जन ध्यान दे रहे हैं? जो ध्यान नहीं देगा उसकी शादी नहीं होगी। लेट्स गो। तो मुझे एक बात बताओ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग टाइप के सिक्योरिटीज दे रहे हो, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज दे रहे हो, क्या ऑफर डॉक्यूमेंट की जरूरत है? सब जन बोलो ओडी इज नॉट रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है? समझा रहा हूं, गुस्सा क्यों कर रहे हो? नया कंसेप्ट है, ठीक है, इतना गुस्सा समझ में आएगा, डोंट वरी, रिलैक्स। सच में यार, चक चक चक, ठीक है। अब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए टाइप के सिक्योरिटीज दे रहे हो। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कौन सी सिक्योरिटी दे रहे हो? नए। क्या ऑफर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? यस। आप नए शेयर होल्डर्स को एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज दे रहे हो, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, पर नए शेयर होल्डर है, फर्दर पब्लिक ऑफर है। क्या ऑफर डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है? यस। और आप नए शेयर होल्डर को नए सिक्योरिटीज दे रहे हो तो ऑफर डॉक्यूमेंट तो लगेगा ही। ईजीपीजी समझ में आ रहा है? पक्का जोर से बोलो सुनो। चलो मैं चाहूंगा ये पूरा सब कुछ लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं जीवन में। लाइव स्ट्रीम वालों तुमको समझ में आया क्या? मेरे प्यारे नालायकों फटाफट बोलिएगा प्लीज।
डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ ना। एवरीबॉडी राइट डाउन, खत्म हो गया। यहां पे आपका सेक्शन नंबर 26 होता है, क्या बोले एक बार उसे खत्म। क्लियर है आंसर। सो 26 चाहिए तो एक बार ये जो डायग्राम है वो आप रीड कर सकते हो फटाफट फटाफट। और उसके बाद में हमारा 27 ऑलरेडी हमने कवर किया था ऑब्जेक्ट क्लॉज के अल्टरेशन के साथ, ठीक है। दोनों सेक्शन याद है सबको, हाँ ना, 26 एंड 27 दोनों एक बार फटाफट रीड कर लो। इमीडिएटली 28 के ऊपर जाते हैं, गो फॉर इट फास्ट। 26 27 दोनों एक साथ, गो फॉर इट फास्ट। 26 डायग्राम से ही रीड करना, ज्यादा कुछ रीड करने की जरूरत नहीं, जितना डायग्राम में एग्जाम के लिए सफिशिएंट है उतना ही। और 27 तो आपका हो ही गया है पूरा। 27 उस वक्त रीड भी कर लिया था ना हमने, आई गेस नोट भी लिख लिया था, ऐसा ना। पेनल्टीज रिलेवेंट होते हैं बेटा, रीड करके रखिएगा, एटलीस्ट एक बार तो रीड करने चाहिए। पर स्पेसिफिक पेनल्टीज के ऊपर बहुत रेयरली सवाल आता है, और अगर कभी जीवन में पूछा जाए तो छोड़ देने का ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि इतने हैं 148 सेक्शन में, नहीं कुछ तो भी 100 पेनल्टी होंगे। इट्स प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल की बात, उसको याद करो। और इंस्टीट्यूट अगर पेनल्टी पे सवाल पूछ रहा है मतलब इंस्टीट्यूट ने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारा पेपर में मार्क देना ही नहीं है, ठीक है। अगर 4 मार्क का पेनल्टी का सवाल है मतलब इंस्टीट्यूट सीधा बोलना चाहते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर 96 मार्क का ही है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो ये चीज को आपने याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, जो इजीली याद हो सकते हैं, जैसे ऑडिट चैप्टर वाइज जो पेनल्टी होते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 86 वाला पेनल्टी चार्जेस का, या फिर ऑडिट चैप्टर का सेक्शन 147 वाला पेनल्टी, जो पूरे चैप्टर का मिलकर पेनल्टी, एटलीस्ट उतने तो भी अच्छे से याद रखो। क्लियर है सब, उसके ऊपर आपके बहुत सारे मार्क्स बच सकते हैं, ठीक है। चलो, अब ये चीज होने के बाद में मैं जा रहा हूं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट के ऊपर, जिसे कहा जाता है ऑफर फॉर सेल, जो है सेक्शन नंबर कौन सा बोलेगा दोस्तों, 28। पहले तो आपको जरा समझना पड़ेगा कि ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल। तो जरा बात को समझिएगा, ठीक है, फोकस कीजिएगा अच्छे से, लेट्स गो। नॉर्मली हर कंपनी मतलब मैं आपको बोलूं अगर, तो 95% ऑफ कंपनीज जो आईपीओ करती है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो ऑफर फॉर सेल करती ही है, ठीक है। 95% ऑफ कंपनीज जो इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है वो ऑफर फॉर सेल करती है, करना ही पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या होता है तो मैं थोड़ा सा आपको मेंशन करना चाहूंगा, बड़े अच्छे से ध्यान देना। देखो, और आजकल के स्टार्टअप के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसके पीछे रीजन है। नॉर्मली जब कोई कंपनी बनती है ना, तो कंपनी के जो फाउंडर होते हैं, लेट्स से कंपनी इज अ मेटा, मतलब फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिन चीजों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, तीनों एक ही कंपनी के पास है, ठीक है। स्नैपचैट अलग से तड़का, ट्विटर ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की है। ट्विटर पे, तुम ट्विटर पे हो, सो मेटा जो है, अब समझो मेटा कंपनी का जो फाउंडर है दैट इज मार्क जकरबर्ग। क्या हुआ, क्या? सो मार्क जकरबर्ग, जकरबर्ग ही है ना, जकरबर्ग ही तो बोलते हैं उसको, झुके का वर्ग नहीं रहे। सो मार्क जकरबर्ग इज द फाउंडर ऑफ, क्या एक बार, मेटा। जब उसने मेटा बनाया था, ऐसा कहा जाता है कि ये कंपनी का नियरली 70% होल्डर वो मार्क जकरबर्ग था।
अब मेटा कंपनी जब आईपीओ के लिए गई तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रहा है तो कंपनी ने समझो शेयर का प्राइस डिसाइड किया ₹500। अब उन्होंने डॉलर में किया होगा, अपन रुपए में ले रहे, ठीक है, थोड़ा सा अपने को समझ में आए उस हिसाब से। अब अगर ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और इसको ऐसा लगा कि यार कंपनी में मैंने इतनी मेहनत की, 70% शेयर मेरे ही पास है और मेरे को अभी बहुत मेहनत करने के बाद में शेयर की वैल्यू अच्छी बढ़ गई है तो मैंने ये शेयर बेच देना चाहिए, ऐसा इसको लग रहा है। और ये बंदा ओपन मार्केट में शेयर सेल करने गया। कहां शेयर सेल करने गया? ओपन मार्केट में। तो ओपन मार्केट में कंपनी का फाउंडर अगर शेयर सेल करेगा तो मार्केट में कितनी बुरी हवा फैलेगी कि भैया फाउंडर शेयर सेल कर रहा है। पहले तो जब ये न्यूज आएगी जीवन में तब शेयर पहले 20% डाउन होगा, फिर फाउंडर कितना सेल करता है उसके ऊपर और 20% डाउन होगा। समझ में आ रहा है? और कंपनी का गुडविल रहेगा साइड में, बैडविल बन जाएगा। तो अगर ओपन मार्केट में ये लोग शेयर सेल करते हैं पहली बात, तो मार्केट डाउन होगा, कंपनी के शेयर की वैल्यू डाउन होगी और जितना उसको अर्न करना था मार्क जुकरबर्ग को वो अर्न नहीं कर पाएगा। तो एक नया प्रोसेस निकाला कि इन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ओपन मार्केट में सेल नहीं करना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने कंपनी के थ्रू आईपीओ में ही खुद के शेयर्स दे देना। जैसे कंपनी अगर आईपीओ में खुद के शेयर्स बांटना चाहती है 2 करोड़, तो मार्क जुकरबर्ग आएगा, बोलेगा एक काम करो मेरे भी 3 करोड़ लगा दो इसमें, और टोटल आईपीओ बन जाएगा आपका 5 करोड़ का, जिसमें कंपनी ओरिजिनली सिर्फ 2 करोड़ ही इशू कर रही है पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के 3 करोड़ शेयर सेपरेटली इशू किए जा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनो। इससे होगा क्या? मार्केट में पहले तो बैडविल क्रिएट होने से बचेगा। दूसरा, जब मार्क जुकरबर्ग ये थ्रू कंपनी करेगा बाकायदा प्रोस्पेक्टस वगैरह देके, तो ये बैडविल तो अलग बात, ये गुडविल क्रिएट करेगा कि भाई कंपनी का फाउंडर थ्रू कंपनी प्रोस्पेक्टस देके ईमानदारी से मार्केट में शेयर दे रहा है, पब्लिक में शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर रहा है, तो इससे गुडविल बनता है, इससे शेयर का वैल्यू और बढ़ता है। तीसरी बात, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको खुद के मेहनत का कुछ ना कुछ मुनाफा मिलेगा, क्योंकि शेयर की वैल्यू अच्छे वैल्यू के ऊपर बेच पाएगा, ओपन मार्केट में बेचेगा कम महंगा प्राइस में बेचेगा। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी के थ्रू बेचेगा तो अच्छे वैल्यू पे बेचेगा, कुछ प्रॉफिट कमाएगा तो उसको मुनाफा भी होगा। तो ये जो 3 करोड़ शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इशू करता है उसे कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। क्या कहा जाता है? ऑफर फॉर सेल। ये ऐसा नहीं, देखो ये 2 करोड़ कंपनी के अनइशूड कैपिटल में से आ रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? अनइशूड कैपिटल। ये इशूड कैपिटल में कन्वर्ट हो रहा है अनइशूड से, पर ये 3 करोड़ तो ऑलरेडी इशूड कैपिटल था, ऑलरेडी सिर्फ इशूड नहीं सब्सक्राइब्ड भी कैपिटल था। ये समझ में आ रहा है? पर ये सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर उठाए हैं और ओपन मार्केट में बेचे हैं। मैक्सिमम स्टार्टअप कंपनीज गोइंग फॉर द आईपीओ विल डू दिस, इवन जोमैटो। अगर स्विगी का कभी जीवन में आईपीओ आया तो वो ऑल्सो, दैट ऑल्सो। मैक्सिमम स्टार्टअप कंपनीज विल डू दिस बिकॉज प्रमोटर और फाउंडर का मेन उद्देश्य वही होता है कि भैया वो पैसा अर्न करे जब कंपनी का नाम बहुत तगड़ा हो, और कंपनी का नाम ऑलरेडी आईपीओ के वक्त तगड़ा हो चुका होता है। ठीक है, जोमैटो कंपनी में लास्ट ईयर प्रॉफिट छोड़ो, लॉस बुक किया है तगड़ा वाला बिकॉज ऑफ जोमैटो गोल्ड। जोमैटो गोल्ड की मेंबरशिप वो 300 रुपए में बेच रहे हैं, और रेस्टोरेंट के ऊपर वो 300 रुपए की मेंबरशिप लेने का 1,500 हजार का डिस्काउंट ले रहे हैं रेस्टोरेंट पे ऊपर। वो सब पैसा तो जोमैटो वालों को भी कंपनसेट करना पड़ेगा। तो जोमैटो ने लास्ट ईयर क्या लॉस बुक किया, बट फिर भी जोमैटो का आईपीओ प्रॉफिट में ही खुला था भाई साहब, ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार यस और नो। तो ये चीज को आपने याद रखना, दिस इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। इसका एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। वीआरएल ट्रैवल्स अगर आपने सुना होगा, ठीक है, वीआरएल ट्रैवल्स, इसके थ्रू मैंने कई बार ट्रैवल किया है तो अपने को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और इसके शेयर्स के अंदर मैंने खुद ने अप्लाई किया था। ठीक है, सो आई नो कि इनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। मतलब देखो ऑफर फॉर सेल का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट कौन से हद तक जा सकता है उसका बेस्ट एग्जांपल रिलायंस पावर का भी एक अच्छा एग्जांपल है इसमें। ठीक है, फिर आप वीआरएल का लेते हैं। वीआरएल ट्रैवल्स खुद के शेयर इशू करना चाहती थी 57,07,000 57,07,000 शेयर्स वीआरएल ट्रैवल खुद इशू करना चाहती थी। ठीक है, 57 लाख क्या बोले एक बार उसे 7,000। अच्छे कलर का पेन चाहिए मेरे को, चकचक क्या उसमें रेड कलर दिख रहा है क्या आपको? येलो। सो वीआरएल ट्रैवल्स जो है वो खुद 57,07,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, पर जो एग्जिस्टिंग उनके ओनर थे दैट इज विजय संकेश्वर
और दूसरा आनंद संकेश्वर, विजय संकेश्वर का बेटा। ये एज ए प्रमोटर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर दोनों तगड़े शेयर होल्ड कर रहे थे और इनको भी खुद के 12,83,000 एंड 12,83,000 के शेयर्स डाइल्यूट करने थे। एज इट वॉज अ स्टार्टअप कंपनी, इस कंपनी को एक एलएलपी मॉरिशस एलएलपी नाम के कंपनी ने इनको फाइनेंस किया था। एंजल इन्वेस्टर जिनको कहते हैं, सीड फंडर जिसको कहते हैं, शार्क्स कह सकते हैं, शार्क टैंक वाली, दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टर, तो दे आर शार्क्स। तो इन्होंने इस कंपनी में बहुत बचपन में इन्वेस्ट किया था कंपनी को अच्छा बनाने के लिए, और कंपनी अच्छी बन गई तो कंपनी आईपीओ कर रही थी। तो ये कंपनी ने भी, इस इन्वेस्टर ने भी खुद के शेयर्स डाइल्यूट कर दिए, 1,45,00,000 1 करोड़ 45 लाख के आसपास शेयर इन्होंने डाइल्यूट किए। अब देखो ओरिजिनल वीआरएल ट्रैवल सिर्फ 57 लाख शेयर डाइल्यूट कर रही है, पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 12,33,000 मतलब 13 लाख प्लस 13 लाख मतलब नियरली 26 लाख ये डाइल्यूट कर रहे हैं, प्लस 1 करोड़ 45 लाख ये डाइल्यूट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऑल एंड ऑल अगर 1 करोड़ 45 लाख प्लस 25 लाख भी अगर हम पकड़े, समझ में आ रहा है, तो 1 करोड़ 60 लाख के शेयर सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आ रहे हैं और कंपनी से सिर्फ 57 लाख के शेयर आ रहे हैं। तो कंपनी का ओरिजिनल आईपीओ सिर्फ 57 लाख का है और 1 करोड़ 60 लाख के शेयर सिर्फ ऑफर फॉर सेल में निकल रहे हैं। दिस इज आईपीओ, ये मैं मान सकता हूं ये आईपीओ है, पर ये जो 3 लोग कर रहे हैं ये आईपीओ नहीं है, दिस इज ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, 1 करोड़ 60 लाख का। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड वे आर 2 करोड़ 28 लाख। आपको पता है कितना पॉजिटिव इंपैक्ट, मतलब जीवन में पहली बार ऐसा देखने, पहली बार नहीं, जीवन में ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं फिर भी शेयर की प्राइस बढ़ रही है। बहुत कम बार देखने को मिलता है। 2 करोड़ 28 लाख शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए दिए थे पब्लिक को, पब्लिक ने 120 करोड़ 54 लाख शेयर्स मांगे, टोटल इशू 53 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। मतलब जिसने 53 शेयर मांगे कंपनी को, उसको 1 शेयर मिला। मैंने इस कंपनी के अंदर 7 लॉट लगाए थे, 7 लॉट्स, ठीक है। मेरे अकाउंट से 1, मेरे अकाउंट से 3, मम्मी के अकाउंट से 2, पापा के अकाउंट से 1-2, उधर दीदी के अकाउंट से 1-2, तब शादी नहीं हुई थी, सो वाइफ का अकाउंट तो था ही नहीं, हाँ गर्लफ्रेंड का अकाउंट से लगाना रिस्की रहता है। सो ऐसे मैंने 7 लॉट लगाए थे, 7 लॉट लगाए, मेरे को 1 शेयर देखने को भी नहीं मिला, देखने को भी नहीं मिला। जिस दिन शेयर लिस्ट हुआ ना, प्लस 50% पे लिस्ट हुआ। जिस दिन, मतलब 3 दिन के गैप में लोगों ने 50% रिटर्न कमाए। एक आधे में अगर 2-3 करोड़ रुपए लगाए रहते ना, समझ रहे हो तुम, 10 करोड़ लगाए तो सीधा 5 करोड़ का मुनाफा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर 10 करोड़ आप नहीं लगा सकते, आप एज अ स्मॉल इन्वेस्टर 2 लाख तक के ही लगा सकते हो। आपको उसके ऊपर लगाने तो आपको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन लगता है, जिसको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। पर फिर भी सोचो, जैसे राकेश झुनझुनवाला, ही इज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, पोरंजू नॉन इंस्टीट्यूशनल, दीक्षित नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको नॉन इंस्टीट्यूशनल कहते हैं। बट आप बात को समझो, ऑफर फॉर सेल का ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है जब आप कंपनी के साथ मिलकर करते हो ना। और मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, ये पॉजिटिव इफेक्ट किस वजह से पता है? पावर ऑफ इग्नोरेंस। कितने लोगों को आपको लगता है पता होगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर्स बेच रहे हैं? एक्चुअली ये बोल रहे ऑफर फॉर सेल का पॉजिटिव इफेक्ट है, ये ऑफर फॉर सेल का पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, ये इग्नोरेंस का पॉजिटिव इफेक्ट है। किसी को पब्लिक में नहीं पता होगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के ही इसमें 1 करोड़ 60 लाख के शेयर है, 1 करोड़ 60 लाख एग्जिस्टिंग। पब्लिक को क्या लगता है? वीआरएल का इशू आ रहा है, वीआरएल का इशू आ रहा है। अबे वीआरएल से 57 लाख दे रहा है, टोटल इशू साइज का 1/3 भी नहीं दे रहा वो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोले सर। नो, जो एक्चुअल कमा रहे हैं वो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कमा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। तो सर आईपीओ और ऑफर फॉर सेल में क्या फर्क है? आईपीओ इशू और ऑफर फॉर सेल में क्या फर्क है? तो मैं बोलना चाहूंगा, आईपीओ इज मेड थ्रू प्रोस्पेक्टस बाय कंपनी के सिक्योरिटीज, ठीक है, लेकिन ऑफर फॉर सेल ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर जब आप पब्लिक को देते हो तो उसे ऑफर फॉर सेल कहते हैं। दूसरी वाली बात, मनी कहां जाएगा? जो पैसा आएगा वो कहां जाएगा? पब्लिक से जो पैसा आएगा वो कहां जाएगा? मुझे होता आईपीओ जो 57 लाख शेयर थे उसके लिए तो पैसा कंपनी के पास जा रहा है, पर जो 1 करोड़ 60 लाख शेयर है उसके लिए पैसा ये तो शेयर होल्डर को जा रहा है। कंपनी से उसके ऊपर थोड़ा बहुत कमीशन कमा रही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पब्लिक को लग रहा है पूरा पैसा कंपनी के पास जा रहा है, नहीं भाई, इट गोज टू द पॉकेट ऑफ द शेयर होल्डर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। नीचे आईपीओ में मिनिमम सब्सक्रिप्शन लगता है 90%, कि 90% तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए। ऑफर फॉर सेल वाले शेयर्स तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, उसमें क्या कहा 90%, मतलब इससे कंपनी भी सेफ हो गई। अगर 2 करोड़ 80 लाख कितना था टोटल इश्यू साइज?
2,28,00,000 शेयर्स में से चलो 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो भी आप ऐसा तो कह ही सकते हो ना कि कंपनी का पूरा सब्सक्राइब हुआ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का नहीं हो पाया, फिर भी इशू वैलिड है। तो ऑफर फॉर सेल में कंपनी बच जाती है, क्योंकि जब तुमको एप्लीकेशन आएगा 2,28,00,000 शेयर तुमने, चलो इसमें तो ओवर सब्सक्राइब हुआ, पर समझो 2,28,00,000 शेयर्स थे, 2,28,00,000 शेयर्स है और कंपनी को सिर्फ 2 करोड़ के शेयर्स की डिमांड है, सिर्फ 2 करोड़ के शेयर्स की, तो आप बोल सकते हो कि 57 लाख शेयर्स पूरे कंपनी के सब्सक्राइब हुए, शेयर होल्डर्स के थोड़े से कम हुए, पर कंपनी तो वैलिड हो गई, इशू तो वैलिड हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ऑफर फॉर सेल ये भी प्रोटेक्ट करके जाता है आपको कि आपको पूरा का पूरा इशू खारिज करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। जितना कमी होता है 90% से, वो हम ऐसा मान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का नहीं हुआ, कंपनी का पूरा हुआ है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। नीचे उसके बाद में अगला वाला, सो 90% कंडीशन ऑफर फॉर सेल को नहीं लगती। उसके बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला जो अमाउंट है, मिनिमम एप्लीकेशन वाली मनी वाला अमाउंट, दैट इज 5%, 25%। नाउ 5% अनलिस्टेड कंपनी को लगता है, 25% ये लिस्टेड कंपनी को लगता है सेबी के हिसाब से। ये दो डिफरेंट अमाउंट है, ये सिर्फ आईपीओ में लगता है। ऑफर फॉर सेल में तो शेयर ऑलरेडी सब्सक्राइब होता है, वो तो फुल्ली पेड अप इशू हो सकता है, क्योंकि इट इज एज गुड एज सेल ऑफ शेयर, जस्ट तुम कंपनी के थ्रू कर रहे हो। आइडिया क्लियर है? सो ऑफर फॉर सेल ये नॉर्मली फुल्ली पेड अप शेयर्स ही होते हैं। आइडिया क्लियर है? सो ये है ऑफर फॉर सेल और ये है आईपीओ, दोनों का डिफरेंस और दोनों के एग्जांपल। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनो, जो मैंने मार्किंग किया है कर लो, और आपको अगर सेक्शन रीड करना है तो एक बार रीड कर लो, आपको नियरली सेम ही चीजें समझ में आएगी। गो फॉर इट फास्ट। सवा तीन हो गए? 3:15 बोलते हो उसको, 3:30 नहीं बोलते। काटा 3:15 के आगे एक ऐसा खटका भी नहीं रहा, 3:30 हो गए सर। चलो डन, रीड कर लो फटाफट। रीड कर लो, मार्किंग कर लो। डन एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे बढ़ो मैं पक्का। चल नेक्स्ट, ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वाली चीज, दैट इज सेक्शन नंबर 29, जो किसका है बोले एक बार, डीमैट। ओके, मुझे ऐसा लगता है सेक्शन नंबर 29 को थोड़ा सा पेंडिंग रखो, इसको हम अलॉटमेंट के साथ देखेंगे, ठीक है? 39 के साथ हम अगले सेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। 30 वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने देखे रखा हुआ है, ठीक है? इसके अंदर बेसिकली मेंशन क्या किया गया है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। के अंदर क्या मेंशन किया है, तो उन्होंने बोला है कि प्रोस्पेक्टस में आपने क्या क्या बोलना चाहिए। छोटा सा सेक्शन है, हालांकि डिलीटेड है, बट सेफ साइड पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि मॉड्यूल में दिया है। तो उन्होंने बोला है कि भैया 30 के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेंशन कर दो, कंपनी के क्या है। दूसरा शेयर कैपिटल, उसका अमाउंट मेंशन कर दो। मेमोरेंडम के सिग्नेटरीज मेंशन कर दो। नंबर ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। बस चीजें कौन सी बोलनी है उतना बोला है, और सिंपली वो मेमोरेंडम के क्लॉजेस है, नथिंग बट एल्स, ठीक है? सिर्फ मेमोरेंडम, ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम का है, बोलो हाँ है ना? शेयर कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम का है, सब्सक्राइबर क्लॉज मेमोरेंडम का है, नंबर ऑफ शेयर अगेन कैपिटल क्लॉज आया, और कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मेनली तीन ही क्लॉजेस बोलने हैं, ऑब्जेक्ट, कैपिटल एंड सब्सक्राइबर। क्लियर है? वहां लिख के रखिए चाहिए तो, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन। डन, चल हो गया सबका? ऑब्जेक्ट, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन लिख लो। लिख लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज के ऊपर हम जा रहे हैं, जो है शेल्फ प्रॉस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसको थोड़ा सा आपको पहले समझाना पड़ेगा, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ही समझ में आएगा। लेट्स गो। ओके,
बात को जरा समझिएगा अच्छे से। लेट्स गो। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जब इशू करती है तो किसी प्रोजेक्ट के कंसिडरेशन के हिसाब से इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमने देखा होगा कि टाटा मोटर्स ये मार्केट में काफी सारे व्हीकल सेल कर रहा है और ईवी मार्केट का, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट का 90% शेयर ये टाटा मोटर्स के पास है। अब टाटा मोटर्स को इसमें फ्यूचर दिख रहा है, टाटा मोटर्स को लग रहा है कि यार ईवी मार्केट बहुत चलेगा, इसलिए टाटा मोटर ने क्या डिसाइड किया कि वो 5 नए फैक्ट्रीज बनाएंगे अलग अलग लोकेशन पे टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो 5 फैक्ट्री वो बनाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए। इसके लिए टाटा मोटर्स फर्दर पब्लिक ऑफर लाना चाहता है, क्योंकि 5 फैक्ट्रीज डालना, इतना पैसा तो टाटा मोटर्स के पास खुद के पास रेडी भी होना चाहिए लिक्विड फंड में, पर वो है नहीं। और ये पूरा प्रोजेक्ट साल भर में चलने वाला है, 5 फैक्ट्रीज पूरे 1 साल में बनने वाले हैं, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। अब 5 फैक्ट्रीज उनको बनाने थे, इसलिए वो फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आ रहे थे और वो ये चाहते थे कि यार पहले से ही पैसा रेज करके ना रखे, क्योंकि फैक्ट्री जब आप सेटअप करते हो तो कई सारे लाइसेंस लगते हैं और फैक्ट्री सेटअप करने के बाद वर्कर्स लगते हैं, उस लोकल एरिया के पॉलिटिशियंस के साथ पकड़ लगती है, उस लोकल एरिया में पैसे खिलाने पड़ते हैं। गांव वालों ने ऊपर से अगर आतंक कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, तुम्हारे खिलाफ मोर्चा निकाल दिया तो तुम्हारी फैक्ट्री बंद पड़ जाएगी। ऐसे कितने तो भी केसेस हुए इंडिया में। तो पैसा पहले से ही 5 फैक्ट्रीज के 200-200, 300-300 करोड़ रुपए लेना, ये टाटा मोटर्स को सही नहीं लगा, क्योंकि एक बार पैसा ले लिया और फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई तो अलग तकलीफ होगी मार्केट में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 5 फैक्ट्रीज 1 साल में हम सेट करेंगे, समझो पूरा 1 साल। इसमें वो 5 फैक्ट्री अलग अलग डेट पे सेटअप करना चाहते हैं, 1 जून को, 1 सितंबर को, 1 दिसंबर को, 1 मार्च को और 1 जून को। ऐसे 5 फैक्ट्रीज अलग अलग डेट पे सेट करना चाहते हैं, पर इसका पैसा पहले से नहीं लेके रखना चाहते, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी कि फैक्ट्री सेटअप हो पाएगी या नहीं। तो जब वो पूरे लाइसेंसिंग क्लियर कर ले, जब उनको सब लोगों का अप्रूवल मिल रहा है, तभी वो ये पैसा रेस करना चाहते थे। अब 5 फैक्ट्रीज के लिए ऑन एन एवरेज अगर वो रेस करना चाहते हैं 500, 600, 700, 800 करोड़ रुपया, काइंड ऑफ उस रेंज में 500 से 800 करोड़ रुपया रेस करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। और वो रेस करने के लिए उनको अगर फर्दर पब्लिक ऑफर करना है, और ये 5 इशू साल भर में ही आने वाले हैं, 1 साल में ही। तो आप सोचो कि 5 इशू अलग अलग आएंगे, साल में 1 ही बार आएंगे। अब आप सोचो एक प्रोस्पेक्टस जब आप ड्राफ्ट करते हो तो 500-600 पेजेस का सिर्फ प्रोस्पेक्टस बनता है। आप 5 इशू के लिए हर बार 500-600 पेजेस का एक ही प्रोस्पेक्टस बनाओगे तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा। और हो सकता है 500-600 इशू के इन्वेस्टर एक ही हो, क्योंकि जो पहले इशू में इन्वेस्ट करेगा ऑब्वियसली देखेगा दूसरा भी इशू है, तीसरा भी इशू है। तो यहां तकलीफ क्या है कि 5 इशू साल भर में और हर इशू में प्रोस्पेक्टस, 5 इशू साल में हर इशू में प्रोस्पेक्टस। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि साल भर में कोई इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा चेंज होगा। पिछले 5 साल के फाइनेंशियल से अभी जो हमने कंटेंट पढ़ा, लॉज रेगुलेशन से भी के नियरली सेम है, 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देने हैं वो सेम है, डायरेक्टर के डिटेल नॉर्मली सेम रहेंगे। जो चेंज होगा उसे प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन चेंज होगा और शेयर इशू का प्राइस चेंज होगा और शेयर इशू का क्वांटिटी चेंज होगा। 3 चीजें चेंज होगी ना, प्रोजेक्ट जो फैक्ट्री सेट कर रहे उसका इंफॉर्मेशन चेंज होगा, शेयर का प्राइस चेंज होगा, वो भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगा। ये 3 छोड़ के बाकी इंफॉर्मेशन एज गुड एज सेट है। तो हम 500-600 पेजेस हर बार प्रिंट करके वेस्ट क्यों करें और क्यों बनाए ऐसा प्रोस्पेक्टस। इसलिए कंसेप्ट आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब ये जो प्रोस्पेक्टस है, समझो ये जो क्या है, बोले एक बार प्रोस्पेक्टस, लेट्स से कि दिस इज योर प्रोस्पेक्टस। इसमें दोनों इंफॉर्मेशन आती है, एक नॉर्मली इसमें स्टेबल वाली इंफॉर्मेशन भी आ रही है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है वेरिएबल वाली भी। तो इन्होंने क्या बोला है, पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू कर दो स्टेबल वाले इंफॉर्मेशन का, पहले स्टेबल वाले इंफॉर्मेशन का एक प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, इसे आप कहो शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कि इसमें कांस्टेंट वाली इंफॉर्मेशन आ रही है। कौन सी वाली इंफॉर्मेशन आ रही है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट इंफॉर्मेशन पूरे साल भर कांस्टेंट रहेगी, पूरे साल भर क्या रहेगी? कांस्टेंट। जैसे पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के स्टेटमेंट, आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज, आपका कट्टर, मतलब जो कांस्टेंट रह सकता है वो हर चीज जो पिछले 5 साल की है, जो भी है जो कांस्टेंट रह सकती है, तुम शेल्फ प्रोस्पेक्टस में दे दो। और फिर हर इशू के वक्त, जो 5 इशू आप करने वाले हो 5 फैक्ट्रीज के लिए, हर इशू के वक्त एक वेरिएबल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल कर दो, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कि भाई ये इशू में ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये प्रोजेक्ट है, ये इशू में ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये प्रोजेक्ट है, ये इशू में ये प्राइस, क्वांटिटी, ये प्रोजेक्ट, ये इशू में ये प्राइस, क्वांटिटी, प्रोजेक्ट, ऐसे 5 बार इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अलग से दे दो। इससे होगा क्या, आपको बार बार प्रोस्पेक्टस बड़ा वाला इशू करने की जरूरत नहीं है
और हर प्रोजेक्ट के लिए आप छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ भी इशू कंप्लीट कर सकते हो, और आपको फॉर्मेलिटीज उतनी सारी कंप्लाई नहीं करनी पड़ेगी जितनी पहले करनी पड़ रही थी। कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा, इशू टाइम से होगा, पैसे टाइम से आएंगे, प्रोजेक्ट टाइम से चलेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो एक कांस्टेंट प्रोस्पेक्टस हम दे रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं? शेल्फ। और हम टाइम टू टाइम अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो अगर आपने 1 जून 2025 को महाराष्ट्र में एक प्लान सेट किया, 750 करोड़ रुपए रेज किए, चलो बहुत अच्छा है, समझ में आया। फिर उसके बाद में आपने तब शेल्फ प्रोस्पेक्टस समझो इशू कर दिया साल के स्टार्ट में, तब आपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया, या हो सकता है पहले इशू में आपने सिर्फ फुल प्रोस्पेक्टस दे दिया, मतलब शेल्फ प्रोस्पेक्टस दे दिया, ठीक है। फिर दूसरा वाला आपने अपडेटेड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम 1 सितंबर को इशू किया, गुजरात में प्लान सेटअप किया 600 करोड़ का, तब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आप और एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप दे रहे हो, अगर हिमाचल प्रदेश में आपने कोई प्लान सेट किया है जिसके अंदर 50 आपने 500 करोड़ रेज किए, फिर गोवा में एक प्लान सेट किया 800 करोड़ के लिए, फिर एक और प्लान सेट किया 550 करोड़ में वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो हर एक केस में आपने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम अलग से देना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कुछ ऐसे शेयर होल्डर रहेंगे जो बोलेंगे फर्स्ट इशू के वक्त ही बोलेंगे कि भाई मैं तुमको एक काम करता हूं, मैं तुमको 150 करोड़ देता हूं, जैसे एडीजेड सर, उनका पैसा बहुत है उनके पास, और शेयर्स में तो ऐसा भयंकर इन्वेस्ट करते, जितना मेरे को 150 रुपए दिन का मिलता है वो तो मतलब समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो मेरी एज ऑफिस बॉय सैलरी तो ऐसे जो फ्रैक्शन रहता है ना बैंक में ट्रांसफर करने में, जो फ्रैक्शन रहता है इसमें उनका निकल जाएगा जीवन के अंदर। सो एडीजेड सर ने डिसाइड किया कि वो 150 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। कितने करोड़ इन्वेस्ट करेंगे? 150। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 150 में से 50 करोड़ वो बोले मेरे पहले इशू में लगाओ जो महाराष्ट्र में प्लांट है, दूसरा बोले हिमाचल प्रदेश के प्लांट में लगाओ, ठीक है, तो वहां पे घूमने जाओ तो जरा देख सको, और बोले तीसरा बोले तुम लगाओ वेस्ट बंगाल के प्लांट में, ममता दीदी के साथ क्या चल रहा है देखना है बोले। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो इन्होंने 150 करोड़ दिए और 3 इशू में लगाए। अब इन्होंने पहले ही लगा दिए 3 इशू में। अब समझो इन्होंने 150 करोड़ 1 जून को लगाए 3 इशू के अंदर, जो भी प्लांट आएगा उसके हिसाब से, और तब अगर नया समझो वेस्ट बंगाल का इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रिलीज हुआ, अब इन्होंने पैसा पहले दे दिया एडीजेड सर ने, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बाद में आया, और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कुछ ऐसी चीजें थी जिसको देख के एडीजेड सर बोले बिल्कुल बोलने अप्रू, बोले बिल्कुल बोलने हट, बोले काय को 50 करोड़ दिए। तो अगर उन्होंने एडवांस में 150 करोड़ देके रखे हैं, एडवांस में कितने दिए हैं? 150, और वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देख के इनको लगा कि नहीं ये 50 करोड़ वापस मिल जानी चाहिए, तो क्या रिफंड मिल सकता है? बोलो हाँ या ना? यस। शेयर होल्डर के पास ये ऑप्शन है कि वो अगर एडवांस में पैसे देख रहा है और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देने के बाद उसको पसंद नहीं आ रहा है प्रोजेक्ट, ही कैन टेक हिज मनी बैक। क्लियर है आंसर? सर व्हाट इफ कांस्टेंट इंफॉर्मेशन में चेंज आया, जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस तुमने पहले फाइल किया उसके इंफॉर्मेशन में चेंज आया, कोई दिक्कत नहीं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में वो चेंज सेपरेटली नोटिफाई कर दो। समझो तुम्हारा डायरेक्टर चेंज हो गया, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में डाल दो कि ये डायरेक्टर चला गया है, दूसरा डायरेक्टर आया है, क्या बड़ी बात। उसके बाद के सभी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में वो डालते रहो, बात खत्म। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? है ना? इतना बड़ा टेंशन हुआ। सी ये प्रोस्पेक्टस बना है सहूलियत के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो अगर कोई बड़ा भी चेंज आ गया तो जिस दिन चेंज आया वहां से अगले सभी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में उसको हाईलाइट करो। कंसेप्ट समझ में आया? ये है आपका सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। पर याद रखना यह सेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब कांस्टेंट इंफॉर्मेशन प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मतलब वेरिएबल अपडेटेड इंफॉर्मेशन, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? प्रोस्पेक्टस। कोई भी एक चीज इसमें प्रोस्पेक्टस नहीं है, दोनों मिलकर प्रोस्पेक्टस है। कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। अच्छा ये तो सेक्शन रीड कर लीजिए, कंटेंट समझ में आ जाएगा। सर के पास 2 रुमाल क्यों है? भिखारी लोगों, तुमको उसमें ही इंटरेस्ट है जीवन में, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नहीं सीखना है तुमको, नालायक। एक नाक पोंछने के लिए, एक हाथ पोंछने के लिए, अरे नालायक, किधर लेके जाओ इनको, क्या मालूम जीवन में।
पहली बीमार हूं जीवन में। ऐसा गरीब ऐसे ही नहीं आता, उस लेवल का स्ट्रेस लेना पड़ता है जीवन में। अच्छा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कितने साल के लिए वैलिड रहेगा बच्चों? 1 साल। 1 साल में जितने इशू करने कर लो, दे दनादन। चलो डन बच्चों, लिव लगा लिवा की बिगी बिगी। डन। चाइनीज हो गया क्या? डन पक्का? किसका बाकी है? हाथ रेस करो, चलो फास्ट डू इट। डन। शल। सो यहां पे आपका शेल प्रोस्पेक्टस एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों होता है खत्म। रीड किया क्या सबने? देख लो एक बार सेक्शन को, देख लो नालक लोगों। पहले शेल प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के लिए पहले तुमको ई फॉर्म समझ, पहले तो एप्लीकेबिलिटी एनी क्लास ऑफ कंपनीज एज पर सेबी में, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जिनको बताया है। दूसरा, आरओसी के साथ फाइल करना जरूरी है, दोनों के दोनों। तीसरा, PS1 के अंदर आप इसको मेंटेन करोगे, ठीक है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस को। PS2 के अंदर, माय मिस्टेक। जो फी दिया है कंपनीज रूल्स में वो पे करना पड़ेगा। 1 ईयर के लिए आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिड है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए वैलिड होता है। उसके बाद में अगर आपने ऑफर ऑलरेडी किसी ने सब्सक्राइब किया है और आपको ऑफर डॉक्यूमेंट पसंद नहीं आया तो आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। सो यहां पे विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन के बारे में लिखा है कि अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो। उसके बाद में अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कोई चेंज आता है तो एनी चेंज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है वो आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में सेपरेटली देना अलाउड है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विल लीड्स टू, केवल एक बार जो है प्रोस्पेक्टस, जो पैसा एडीजेड सर को रिफंड करना है वो कितने दिनों में रिफंड करना है? तो 15 डेज में, 15 डेज के अंदर रिफंड करना जरूरी है। यहां पे
आपका शेल्फ प्रॉस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दोनों के दोनों होता है हल। याद है, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो ऐसा ना। चलो, यह होने के बाद में नेक्स्ट वाला प्रॉस्पेक्टस आता है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। शुरू करें, बोलो हाँ है ना। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से तो समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉस्पेक्टस है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। देखो बात को समझो, कॉन्ट्रैक्ट से लेके जाना चाहूंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट में तुमने हमेशा पढ़ा है कि इन्विटेशन टू ऑफर जो है, आईटीओ, इन्विटेशन टू ऑफर के एग्जाम्पल में ही तुमने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा था, बोलो हाँ या ना। अब जब इन्विटेशन टू ऑफर देते हो तो बदले में आपका जो इन्वेस्टर है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देता है। अरे बोलो हाँ या ना। शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करता है तो दैट इज ऑफर, बोलो हाँ या ना। सो इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, सब जन बोलो एक बार, प्रॉस्पेक्टस। शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन फिलअप किया, वो क्या हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब ऑफर, और फिर जब तुम उसको शेयर अलॉट करते हो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। बोलो यस और नो, सब जन बोलो हाँ या ना। ये प्रोसेस अभी तक ठीक थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, पर कुछ दिनों बाद प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद भी कंपनी के सिक्योरिटीज ओवर या अंडर सब्सक्राइब होना शुरू हुए। अंडर सब्सक्रिप्शन चलो हो के 90% हो सकता है, उससे कम गया तो इशू ही रिवोक हो जाएगा, तो और गलत है। और ओवर सब्सक्रिप्शन सही है या गलत है? जब वीआरएल का इशू 53 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अपेरेंटली लोगों को लगता है ये अच्छा हुआ, पर आप उन डायरेक्टर्स की हालत सोचो जिनको पब्लिक 5300 करोड़ रुपए देने के लिए रेडी थी और वो 100 करोड़ लेके वापस आ गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पब्लिक तुमको 5300 करोड़ देने के लिए रेडी है, तुम 100 करोड़ लेके वापस आ गए, तो ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा पूरे 5300 करोड़ लेके आओ, पर कुछ तो ज्यादा बढ़ा सकते थे। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन दोनों बुरा है भाई। तो सर सही क्या है? 100% सब्सक्रिप्शन। तुमने जितने प्राइस पे इशू किया, जितनी क्वांटिटी इशू किया, ना ओवर सब्सक्राइब हुआ ना अंडर सब्सक्राइब हुआ, तुम्हारा एकदम 100% सब्सक्राइब हुआ, मतलब तुम्हें मार्केट का गेसिंग एकदम भारी आया है। तुमने ऑप्टिमम इशू किया है, मतलब तुम सही चल रहे हो मार्केट में एकदम तगड़े। आइडिया क्लियर है? तो अब समझते ही ये 100% सब्सक्रिप्शन कैसे मीटअप करे। तो अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब एक तो अंडर डिमांड, नहीं तो ओवर डिमांड। बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब अंडर डिमांड और ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या बोले बात जैसे ओवर डिमांड। बोलो हाँ या ना। ओवर डिमांड क्यों आता है? प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। ओवर डिमांड हुआ है मतलब प्राइस कम है, और अंडर डिमांड है मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है। आइनॉक्स के केस में हुआ था, आइनॉक्स विंड के केस में। आइनॉक्स कंपनी जो मल्टीप्लेक्स चलाती है ना, वो विंड एनर्जी में उतरने की कोशिश किया था, पावर सेक्टर में उतरने की कोशिश किया था। आइनॉक्स विंड का आईपीओ आया था। शेयर का प्राइस, पीछे जो टाइम पास चल रहा है रोको और पहले समझो, ठीक है, उड़ जाएगा। सो शेयर का प्राइस आया था 180 रुपए, पर इशू सब्सक्राइब हो नहीं पाया, तो उनको शेयर का प्राइस रिड्यूस करके 130 रुपीज पे लेके आना पड़ा, फिर भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया। एंड में उन्होंने 90 रुपीज पे शेयर बेचा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने प्राइस बहुत ज्यादा रखी इसलिए अंडर डिमांड आई, और तुमने प्राइस बहुत कम रखी इसलिए ओवर डिमांड हुई, इसलिए ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे, मतलब गेम अल्टीमेटली प्राइस का है। अगर गेम अल्टीमेटली प्राइस और क्वांटिटी का है, क्योंकि क्वांटिटी से भी अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, तुमने सप्लाई तगड़ी क्वांटिटी की तो भैया अंडर सब्सक्रिप्शन तो होगा ही ना, और तुमने सप्लाई कम क्वांटिटी की तो ओवर सब्सक्रिप्शन। तो गेम अगर प्राइस और क्वांटिटी का है, और प्राइस और क्वांटिटी को मगर मैंने मैनेज किया तो 100% सब्सक्रिप्शन बन सकता है। तो फिर चलो प्राइस और क्वांटिटी से के साथ ही खेलते हैं ना। पर सवाल यह है कि परफेक्ट प्राइस और परफेक्ट क्वांटिटी पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट प्राइस और परफेक्ट क्वांटिटी क्या है? कैसे पता चलेगा कि मार्केट में लोगों को कितना चाहिए? कैसे पता चलेगा कौन से प्राइस पे चाहिए? तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। इन्विटेशन टू ऑफर ये तो बीच का पोर्शन हुआ, इसके पहले 2 स्टेप आते हैं। कंपनी क्या करती है पता है? प्रोस्पेक्टस ही बनाती है, प्रोस्पेक्टस ही बनाती है। बस सिर्फ वो प्रोस्पेक्टस के अंदर
प्राइस और क्वांटिटी लिखती ही नहीं है, बनाती प्रॉस्पेक्टस ही है। वापस बंद हो गया जीवन में, होल्ड एक मिनट, चार्जिंग ऑन है ना, पिन तो लगा हुआ है। स्टार्ट हो गया, आ जाएगा, नहीं हो रहा है, कनेक्टेड तो है चार्जर, वापस बंद हो जाएगा, चार्ज हो रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, हो तो रहा है। चलो लेट्स गो। सो सवाल ये है कि अगर प्राइस और क्वांटिटी को ही मेंटेन करना है तो कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है कि कंपनी प्रोस्पेक्टस ही इशू करता है, नॉर्मल प्रोस्पेक्टस, सिर्फ उसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी नहीं लिखता, रफली लिखता है कि भाई हम सोच रहे ये प्राइस रखेंगे, सोच रहे ये क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि कोई तो बेसिस देना जरूरी है ना। फिर ये जो प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करता है विदाउट प्राइस विदाउट क्वांटिटी, रफ प्राइस रफ क्वांटिटी, इसे कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसे क्या कहते हैं, रेड हेरिंग। ये प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे कंपनी बिडिंग प्रोसेस लेता है। क्या लेता है बोले एक बार उसे, बिडिंग। इन्वेस्टर्स को बोलता है कि बिड करो, ये हमारी प्राइस की रेंज है कि भैया 100 से लेके 120 या 100 से लेके 150 ये हमारी रेंज है, इस रेंज में बिड करो, ठीक है, और ये क्वांटिटी है। फिर पब्लिक बिड करता है, ठीक है। तो आपने क्या दिया, आपने इन्विटेशन टू ऑफर के पहले, ये देखो ये यहां पे आपका इन्विटेशन टू ऑफर है, प्रोस्पेक्टस है, दिख रहा है सबको, बोलो हाँ या ना। आपने इन्विटेशन टू ऑफर के पहले दिया एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन। क्या दिया, एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन। और जब आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देके प्राइस क्वांटिटी बोलते हो तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन दे रहे हो, आप इन्विटेशन टू ऑफर नहीं दे रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो कि मैं आगे जाके तुम्हें इन्विटेशन दूंगा, पर पहले प्राइस और क्वांटिटी तो बोलो, क्लियर है। तो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन दिया, फिर पब्लिक ने बिड किया। तो पब्लिक ने बिड किया मतलब ऑफर नहीं दिया, पब्लिक ने भी एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर दिया। पब्लिक क्या बोले, तुमने एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन दिया, हम एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर देंगे, हम ऑफर नहीं देंगे, हम एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर देंगे। तो पब्लिक ने एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर दिया, ये अगर फिट हो गया, तुम्हारा प्राइस क्वांटिटी मैच हो गया, 100% सब्सक्रिप्शन टैली हो रहा है, तो आपका एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन में प्राइस क्वांटिटी ऐड कर दो जिस प्राइस पर पब्लिक ने बिड किया है, तो आपका इन्विटेशन टू ऑफर बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। और पब्लिक का जो एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर है वो बन जाएगा उनका प्रॉपर ऑफर, और फिर उनको शेयर्स अलॉट कर दो। तो prospectus with the silent features of the price and quantity, not actual price quantity, with the silent features of price and quantity, a prospectus is called as red herring prospectus to elicit the demand from the public. क्लियर है। कभी तुम्हारे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और मेन प्रोस्पेक्टस में बहुत बड़ा फर्क आ गया, देखो एक ही फर्क होना है, वो है प्राइस और क्वांटिटी का, वो छोड़ के कोई बहुत बड़ा फर्क आया तो उसको प्रोस्पेक्टस में हाईलाइट कर दो, उसको मेन प्रोस्पेक्टस में क्या कर दो, हाईलाइट। बस यही है आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एक्सप्रेशन ऑफ इन्विटेशन, एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर एक्सेप्टेंस। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो एक बार, सुनो, ये चीज को फिट दिमाग में याद रखना, ठीक है। बहुत टेक्निकल लेवल पे समझाया है, ये मार्केट में ऐसे ही होता है, आज के डेट में 99% कंपनी ऐसे ही इशू करती है, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे तो सर वीआरएल ने ये नहीं किया था क्या, फ्रैंकली बोलूं, मतलब पहले मैंने वीआरएल से शुरू किया पर मैंने थोड़ा झूठ बोला सो दैट कंसेप्ट समझ में आए। फ्रैंकली वीआरएल ने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया था, ठीक है, पर वीआरएल को रेज ही पे उतना ही पैसा करना था। उन्होंने डिसाइड किया था कि प्राइस क्वांटिटी किधर भी जाए हमको रेज इतना ही करना है। अब जब कंपनी फास्टेंड ही है कि उसको उतना ही रेज करना है, तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या बिडिंग हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है उनको क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा पैसा लेके बैठना भी तो गलत है ना। पब्लिक दे रही है तुमको 53 करोड़, अरे पर उतने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को चलानी है 100 बसें से 10 ट्रक है, उसके लिए काय कुछ चाहिए मेरे को पैसा, क्योंकि उस पैसे के ऊपर पब्लिक डिविडेंड मांगेगी, वो रिटर्न मांगेगी, वो कब देंगे, वो कहां से आएगा, क्लियर है कंसेप्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद भी इशू एकदम भयंकर ओवर सब्सक्राइब होता है, डरने की जरूरत नहीं, आपको जितना रेस करना है आप कर लीजिए, बचा हुआ वापस दिया तो भी चल जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो सर नो। चलो मैं चाहूंगा ये लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट।
कैमरा भी बोल रहा है आज के दिन के लिए इतना ही चल पाऊंगा मैं। भिखारी ब्लैकआउट। चलो डन हो गया सबका। हो गया सबका। डन। सो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक बार होमवर्क में घर पे पढ़ना, ठीक है। होमवर्क दे दूं मैं आज का, क्वेश्चन देना। चलो सबसे पहले पेज नंबर है 3.1, मेंबर के डेफिनेशन वाला सवाल दे रहा हूं। 2 सबसेक्शन 55 में मेंबर का डेफिनेशन है, उसके हिसाब से तो ये जरा रीड करना है एक बार। सो 3.1 पर का पहला ही सवाल, एक ही सवाल है, नवंबर 02। उसके बाद में नेक्स्ट वन, पेज नंबर 3.3 N06, पेज नंबर 3.3 N06 दिख रहा है सब जन? हाँ है ना। उसके बाद में पेज नंबर 3.7, उसके ऊपर नवंबर 18 N18, फिर उसके बाद में पेज नंबर 3.10 का भी नवंबर 18 एंड 3.9 पे जुलाई 21, 3.9 पे जुलाई 21, ठीक है। आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू लोच। जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।